बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हमने बात करनी है कॉची रीमैन इक्वेशन के बारे में। अब कॉची रीमैन इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम जो है बेसिकली कॉची रीमैन इक्वेशंस एक इक्वेशन नहीं है, तो उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है x प्लस आयोटा वाई या फिर a प्लस आयोटा बी। हम बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें ये जो x होता है ये रियल पार्ट होता है और जो y होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। x और y दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं, लेकिन ये जो y है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट क्योंकि इसके साथ आयोटा आ रहा है, ठीक है। और x को हम कहते हैं रियल पार्ट और दोनों क्या है, रियल नंबर्स। सिमिलरली a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम इस z जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है को एक वेरिएबल मान के एक फंक्शन बनाएं, इस z को एक वेरिएबल मान के एक फंक्शन बनाएं, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा f ऑफ z जो कि जिसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। हमने क्या किया, इस z को एक वेरिएबल मान के एक फंक्शन बनाया है, तो वो क्या हो जाएगा f ऑफ z। सो ये f ऑफ जो z है ये क्या है, इट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन किसके इक्वल होगा, u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई। अब ये जो है ना, मजीद दो आगे फंक्शन है, एक u जिसके दो वेरिएबल्स हैं, जिस फंक्शन में दो वेरिएबल्स होंगे x एंड y। सिमिलरली एक v, इसमें भी दो वेरिएबल्स होंगे x एंड y, ठीक है। सो उस फंक्शन में से दो फंक्शन होंगे u एंड v। अब इसमें जो ये जो u ऑफ एक्स वाई है इसको हम कहेंगे रियल पार्ट। किसका रियल पार्ट, इसका f ऑफ z का। f ऑफ z क्या था, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। सो जो u है वो u एक्स वाई वो क्या है, इट इज द रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z। और जो v एक्स वाई है ये क्या है, इट इज एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। सो हम इस तरह कह सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसका वेरिएबल एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है इसका जो वेरिएबल है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो ऐसा फंक्शन जिसका वेरिएबल एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसे हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कहते हैं। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है जो कि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है जो किसके इक्वल है, जेड स्क्वायर के। जेड क्या है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने क्या, जेड किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई या फिर ए प्लस आयोटा बी। हम ले लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। सो जेड की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई। सो ये जो था, जेड की जगह हमने पुट कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई और उसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो अब स्क्वायर को ओपन करो, ये क्या बन गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर। अब ए क्या था, एक्स। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या था, आयोटा और वाई, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस टू एक्स वाई। सो टू आयोटा एक्स वाई। तो ये जो आयोटा स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। सो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया, -1। सो ये फाइनल फॉर्म क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस आयोटा 2xy। अब इसमें ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या है, ये यू एक्स वाई है। यानी ये एक फंक्शन है जिसके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या है, एक्स एंड वाई। जो मैंने ऊपर बात की थी कि जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है उसमें फिर फर्दर दो फंक्शन होंगे u एंड v। तो ये u है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, u है, u ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब ये है कि फंक्शन u जिसके जो वेरिएबल्स है वो x एंड y है। अब आयोटा के साथ जो टर्म लिखी हुई है ये क्या होगा, वी एक्स वाई, ठीक है। वी एक्स वाई क्या था, इमेजिनरी पार्ट किसका, एफ ऑफ जेड का, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, इट इज रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ
z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। तो ये था u ऑफ एक्स वाई और v ऑफ एक्स वाई जो मैंने फॉर्म बताई थी ऊपर। ये जो फॉर्म थी हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया, इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। अब हम आगे बात करते हैं कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन था एफ ऑफ जेड, ये वाला जो कि फर्दर दो आगे उसमें फंक्शन थे u एंड v। अब जब एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज, बेसिकली कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं या उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं एनालिटिक फंक्शन। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, जब इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हों तो वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन बन जाता है। तो अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हों उस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में? पहली प्रॉपर्टी है कि वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो। ठीक है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन से क्या मुराद है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन बेसिकली, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन। ये f ऑफ x किसके इक्वल होता है? y के इक्वल होता है ना, y इज इक्वल टू f ऑफ x। सो ये क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अब इसमें जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। y किस पे डिपेंड कर रहा है? y x पे डिपेंड कर रहा है। यानी x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू चेंज होगी, और x किसी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो x जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इस केस में y की a की वैल्यू होगी फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। अगर x की कोई वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन। इसको मैं रेस करके दोबारा लिखता हूँ, क्या था? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लेता हूँ x की वैल्यू वन। सो जो y का आंसर आएगा वो क्या आएगा? वन माइनस वन जीरो, वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा। यानी कि देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ y फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। जो x की गिवन वैल्यू थी उस पे y की a की वैल्यू हमें मिली है, वो क्या मिली है? जीरो। सो इस फंक्शन को हम कहेंगे सिंगल वैल्यू फंक्शन। ठीक है, कि एक y की x की गिवन वैल्यू पे y की a की वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, अब कोई भी फंक्शन मल्टी वैल्यूड भी हो सकता है। मल्टी वैल्यूड मीन कि मल्टीपल वैल्यूज मिले हमें फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। अगर लेट्स सपोज इसी चीज को मैं लिखता हूं कि y मेरे पास होता y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू, लेट्स सपोज ये इक्वल होता प्लस माइनस अंडर रूट एक्स के। अब यहाँ पे x की जब वैल्यू में कोई पुट करूंगा, x की कोई भी वैल्यू, तो मुझे y की सिंगल वैल्यू नहीं मिलेगी, मुझे y की जो है दो वैल्यूज मिलेंगी। तो इस फंक्शन को मैं कहूंगा मल्टी वैल्यूड फंक्शन। यानी x की वैल्यू यहाँ पे आप लेट्स सपोज फोर पुट करो, x की वैल्यू इस वाले फंक्शन में x की का फोर रखो तो y के क्या आंसर आएगा? एक y इक्वल होगा प्लस टू के और एक y इक्वल होगा माइनस टू के। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं y की फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x की एक वैल्यू पे मुझे y की दो वैल्यूज मिल रही हैं। तो ये जो फंक्शन है ये मल्टी वैल्यूड है, और ये जो फंक्शन था ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन था। क्यों? बिकॉज वी गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ y फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x। सो एनालिटिक फंक्शन के लिए जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन था ऊपर जो भी बताया, उसमें कौन सी पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए? कि वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो। अभी मैंने बताया कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन से क्या मुराद है। इसके अलावा सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी होना काफी नहीं है, ये दूसरी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को मैं कहूंगा कि ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक फंक्शन है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस आपने पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी से क्या मुराद है।
सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जब उसका ग्राफ प्लॉट किया जाए उसमें किसी किस्म के होल्स या ब्रेक नहीं आता। लेट्स सपोज एक कोई कोई भी फंक्शन है, उसका मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, इस तरह का ग्राफ प्लॉट होता है। अब इस ग्राफ में कोई ब्रेक या कोई होल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। एक और कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ लेट्स सपोज ये है, यूं करके। अब यहाँ पे एक ब्रेक आ गया, ये यहाँ पे ये पोर्शन क्या है, इसमें ब्रेक आ गया, एक होल आ गया, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है, और ये वाला जो फंक्शन था वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था। सो फंक्शन क्या होना चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है उसको कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, उसका कॉन्टिन्यूअस होना भी लाजमी है। कॉन्टिन्यूअस से क्या मुराद था कि उसके ग्राफ में किसी किस्म का ब्रेक या होल ना हो। और इसके अलावा जब हमने पढ़ा था लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, आप पढ़ के आए हुए हो। लिमिट और कॉन्टिन्यूटी में हम चेक करने के लिए कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, उसकी तीन कंडीशंस थी। एक होती थी कि एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, पहली कंडीशन थी एफ ऑफ सी जो है वो डिफाइंड हो। तीसरी थी जो लिमिट है एफ ऑफ एक्स की वो एग्जिस्ट करे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। पहली क्या थी, एफ ऑफ सी जो है वो डिफाइंड हो। दूसरी थी लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करे। और थर्ड कंडीशन क्या थी कंटिन्यूटी के लिए, कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज सी, जो एफ ऑफ एक्स की लिमिट हो वो क्या हो, सी, सी के इक्वल हो। तो ये तीन कंडीशंस हम यूज करते थे और चेक करते थे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो फंक्शन क्या होता था, कॉन्टिन्यूस होता। ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जो है, पहली प्रॉपर्टी उसकी क्या है कि वो अगर सिंगल वैल्यू फंक्शन हो। सेकंड क्या, कि वो कॉन्टिन्यूस हो। कॉन्टिन्यूस मैंने सिंपल वर्ड्स में बता दिया कि एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ जो है उसमें किसी किस्म का ब्रेक या होल ना हो। अ फंक्शन हुज ग्राफ डज नॉट हैव एनी ब्रेक्स और होल्स, वो होता है कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए कि जो डेरिवेटिव हो उसकी डोमेन के हर पॉइंट में वो यूनिक होना चाहिए, यानी यूनिक फंक्शन डेरिवेटिव एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन। मतलब ये कि अगर आप एफ ऑफ जेड को डिफरेंशिएट करें, एफ ऑफ जेड क्या था, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन था ना, जो कि इक्वल था यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। यानी जब आप इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और जो डिफरेंशिएट करने के बाद जो उसका डेरिवेटिव आया है उसमें z की वैल्यू ऐड करें। z की वैल्यू क्या थी, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। डिफरेंशिएट करने के बाद उसके डेरिवेटिव में जब आप z की वैल्यू ऐड करें तो उस डेरिवेटिव की जो वैल्यू है, जो उसका सॉल्यूशन मिले हमें, वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक का क्या मतलब है कि एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए उस फंक्शन के लिए जो गिवन है। ठीक है। सॉल्यूशन या यूनिक होता है या हमें सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है, या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं एक फंक्शन के। तीन कंडीशन होती थी ना, कि या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर सॉल्यूशन जो है वो देयर आर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस फॉर दैट गिवन फंक्शन, या फिर उस फंक्शन का सॉल्यूशन यूनिक होता है। यूनिक का मतलब ये कि एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट करता है उस गिवन फंक्शन के। तो मैंने क्या बात की कि जब आप एफ ऑफ जेड को डिफरेंशिएट करो और फिर उसके डेरिवेटिव में z की वैल्यू ऐड करो जो कि इक्वल है एक्स प्लस आयोटा वाई के या ए प्लस आयोटा बी के, तो जो उसका डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू यानी उसका जो सोल्यूशन है वो यूनिक होना चाहिए।
ये हम देखेंगे भी आगे। यूनिक से मुराद क्या है कि एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन सेट होना चाहिए उस गिवन फंक्शन का। ये ना हो कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे, ये भी ना हो कि देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये जब प्रॉपर्टीज जो दो बताई हैं ये एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में एग्जिस्ट करेंगी तो उस फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन कहेंगे। कौन कौन सी? सिंगल वैल्यू, इसके अलावा कॉन्टिन्यूस हो और यूनिक डेरिवेटिव हो एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। ठीक है, उसकी डोमेन में हर पॉइंट पे यूनिक डेरिवेटिव हो। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में ये स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी तो उस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन कहेंगे। तो दोबारा एक दफा मैं बता देता हूँ कि मैंने इसको समराइज कर देता हूँ, मैंने बात क्या की है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ ऑफ जी, ठीक है, वो z की हर एक वैल्यू जो कि उसकी डोमेन में से आ रही, उसकी डोमेन के अंदर z की हर एक वैल्यू, ठीक है, उस हर एक वैल्यू के लिए वो सिंगल वैल्यू हो, कॉन्टिन्यूस हो और यूनिक फंक्शन डेरिवेटिव दे। ठीक है, यानी कि एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन सेट दे, तो ऐसे फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये दो चीजें लाजमी थी बताना। अब ये जो फंक्शन है या तो एनालिटिक होगा या फिर नहीं होगा। अब फंक्शन एनालिटिक है या नहीं उसको चेक करने का एक वे है कॉची रीमैन इक्वेशन, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब चेक करना है कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है या नहीं, उसका एक वे है कॉची रीमैन इक्वेशन। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टीज मैंने बताई ही बताई। एनालिटिक फंक्शन में ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में एनालिटिक होने के लिए। एक और वे है जिससे हमें ये पता चल सकता है कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है या नहीं। वहीं अब हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो किसकी हेल्प से हमें पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा कॉची रीमैन इक्वेशन। जो कॉची रीमैन इक्वेशन है, पहले तो ये कि ये जो कॉची रीमैन इक्वेशन है ये इट इज दिस इक्वेशन दिस दीज बेसिकली इक्वेशंस आर नेम्ड आफ्टर, ये दो मैथमेटिशियंस थे। एक था अगस्टिन कॉची और दूसरा था बर्नहार्ड रीमैन। इन दोनों के नाम पे है कॉची रीमैन इक्वेशन। ठीक है, सो दे दीज इक्वेशंस आर नेम्ड आफ्टर अगस्टिन कॉची एंड बर्नहार्ड रीमैन। अब कॉची रीमैन इक्वेशंस का पर्पस क्या है अभी बताया, कि चेक करने के लिए कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। So the Cauchy-Riemann equation provide us a direct way of checking that the function is differentiable and computing its derivative. मतलब अगर मैं बात करूं तो ये वही बात इसमें है कि जो मैंने अभी बताई कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है या नहीं उसके लिए यूज होती है। सो ये जो इक्वेशंस हैं ये हमें एक डायरेक्ट वे प्रोवाइड करती है ये चेक करने के लिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव कंप्यूट करने के लिए। तो हम जो इक्वेशन यूज करते हैं वो कॉची रीमैन इक्वेशन यूज करते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन और एनालिटिक फंक्शन के बारे में बताना लाजमी था। अब थ्योरम क्या है? ये जो कॉची रीमैन इक्वेशन थ्योरम है वो क्या है कि सपोज एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, ऑब्वियसली अभी हमने बात की कि जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है वो फर्दर दो फंक्शंस उसमें आते हैं, एक u ऑफ एक्स वाई एक v ऑफ एक्स वाई। ठीक है, सो सपोज एफ ऑफ जी जो है वो डिफरेंशिएबल है एट अ पॉइंट z। ठीक है, यानी कि जो वेरिएबल है वो z है। देन एट z द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u एंड v एग्जिस्ट। के जो अच्छा ये स्टार्ट करने से पहले पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में बता दूं कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। अब सेवरल वेरिएबल्स जो हैं उनका पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है वो इट इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ दोज वेरिएबल व्हाइल द अदर वेरिएबल्स हेल्ड कांस्टेंट। मतलब ये कि लेट्स सपोज मेरे पास
एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई का क्या मतलब है? एक फंक्शन जिसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है x4 वाई क्यूब। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव, अच्छा, डेल एफ बाय डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है इंस्टेड ऑफ डी, डी नहीं यूज किया जाता। बेसिकली इट इज, दिस सिंबल इज यूज्ड टू, दिस सिंबल डेल इज यूज्ड टू एम्फसाइज दैट इट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये सिंबल टोटल डेरिवेटिव के लिए यूज होता है डी, और जो डेल है वो पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव का जो सिंबल है वो ये डेल है, ये वाला। ठीक है, इसका मतलब ये टाइनी चेंज। अब ये है डेल एफ बाय डेल एक्स, का मतलब है टाइनी चेंज इन एक्स। ठीक है, सो मैं बात कर रहा था जो फंक्शन है एक्स वाई वो इक्वल है x4 वाई क्यूब के। तो विद रिस्पेक्ट टू x इस फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होगा? पार्शियल डेरिवेटिव। विद रिस्पेक्ट टू जब x लेंगे तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, जो y वेरिएबल है इसको कांस्टेंट ट्रीट करें। सो वाई क्यूब कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और x4 का डेरिवेटिव क्या होता है? 4x क्यूब। सो x क्यूब, ये 4 में स्टार्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूं इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y, अब जो है हम y को y का डेरिवेटिव लेंगे और x को जो है वो क्या ट्रीट करेंगे? कांस्टेंट। अब x जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। सो x जब कांस्टेंट ट्रीट होगा तो x एज इट इज लिखा जाएगा x4, और y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3y स्क्वायर। सो ये y स्क्वायर, ये 3 में स्टार्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये अब डेरिवेटिव हो गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, अब इसमें दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेवरल वेरिएबल्स इज इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ दोज वेरिएबल। जिस तरह ये विद रिस्पेक्ट टू x है और ये विद रिस्पेक्ट टू y है, while the others, while the other variables held constant। अब जिस तरह विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो y को हमने क्या ट्रीट किया? कांस्टेंट। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जब y लिया तो यहाँ पे x को क्या ट्रीट किया? कांस्टेंट। तो ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम आते हैं वापस, जो कॉची रीमैन थ्योरम था फॉर एनालिटिक फंक्शन। जाहिर है कि हम चेक कर रहे हैं ना फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, तो हम इसको कहते हैं कॉची रीमैन थ्योरम फॉर एनालिटिक फंक्शन। सो कोई भी फंक्शन एनालिटिक है या नहीं वो कैसे पता लगेगा? जब वो दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। वो दो इक्वेशंस क्या हैं वो हम अभी देखते हैं। तो अब थ्योरम हम डिस्कस कर रहे थे, थ्योरम ये था कि सपोज एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जो है वो इसके इक्वल है एंड इट इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट z। सो जो पॉइंट z है उस पे जो फर्स्ट, अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब है? कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। सेकंड ऑर्डर का मतलब है उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। इसी तरह हायर ऑर्डर्स भी होते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है u और v का, वो क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा एंड सेटिस्फाई कॉची रीमैन इक्वेशंस, और इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तब हम कहेंगे वो फंक्शन जो है वो एनालिटिक है या नहीं है। इफ एनी फंक्शन सेटिस्फाई दीज टू इक्वेशंस, कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली, then we can say that this function is differentiable at z is equal to x plus iota y, और ये फंक्शन क्या होगा? एनालिटिक होगा। ठीक है, सो ये जो f of x y अभी मैंने लिखा था ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल्स है ना, x एंड y, इसको हम कहते हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शन, अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, इससे तीन भी हो सकते हैं, z भी हो सकता है। तो ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। तो अभी मैं बात कर रहा था, दोबारा आता हूं वापिस, कि फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक और नॉट द टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। अगर एनालिटिक होगा तो ये दो कंडीशंस
बेसिकली ये दो इक्वेशंस फुलफिल होंगी, उसके साथ कुछ कंडीशंस भी। पहली इक्वेशन क्या है, डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू डेल v डिवाइडेड बाय डेल y। ठीक है, ये डेल u बाय डेल x क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन u विद रिस्पेक्ट टू x। ये डेल v बाय डेल y क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन v विद रिस्पेक्ट टू y। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में बताया था ना, दो फर्दर फंक्शंस हैं u एंड v। सिमिलरली डेल u बाय डेल y क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन u विद रिस्पेक्ट टू y। और ये डेल v बाय डेल x क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन v विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये दो इक्वेशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, और उनकी फिर दो कंडीशंस हैं, ये वाली और ये वाली इक्वेशन। तो हम जब एक एग्जांपल देखेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा, ये दो इक्वेशंस आपने याद रखनी है। ये आप अगर लेक्चर सुन रहे हैं और आगे भी आप जाएंगे तो ये एक साइड पे लिख लें, ताकि बार बार मुझे वापस ना आना पड़े। तो जब मैं वो इक्वेशन यूज करूंगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, एग्जांपल में, तो ये दो इक्वेशंस यूज करूंगा। तो ये दो इक्वेशंस क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इससे इससे ये पता चला कि अगर कोई भी आपको फंक्शन गिवन है, उसको आपने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो फंक्शन की फॉर्म है उसमें लिखना है। या तो वो गिवन होगा, अदरवाइज उस फॉर्म में आप उसको बनाओगे। या तो वो फंक्शन गिवन होगा z की फॉर्म में, यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की फॉर्म में, उसको फिर आपने उसमें कॉम्प्लेक्स जो नंबर है वो पुट करके u और v की फॉर्म में लेके आना, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल में दिखाया भी था। अच्छा, ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, साथ कंडीशन क्या है कि फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स ux, पहला क्या है ux क्या था, ये ux था ना, ये ux, uy, ये uy है, vx, ये vx है, एंड vy, ये vy एग्जिस्ट। यानी जो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो एग्जिस्ट करने चाहिए, एंड ऑल आर कॉन्टिन्यूस, और वो कॉन्टिन्यूस भी होने चाहिए। ठीक है, सो ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, ux इज इक्वल टू वी वाई, ux इज इक्वल टू वी वाई, ये वही चीज है ना, ux इज इक्वल टू वी वाई। ये क्या है, ux है, और ये वी वाई है। और क्या है, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, तो ये यू वाई है, और इज इक्वल टू माइनस ये वी एक्स। ठीक है, ये दो कंडीशंस फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक, द टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। ठीक है, तो ये यू एक्स, ये वी वाई, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन v विद रिस्पेक्ट टू y। ये यू आई यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन u विद रिस्पेक्ट टू y। ये क्या है, vx, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन v विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब हम आते हैं एग्जांपल पे। तो ये था बेसिकली कॉची रीमैन थ्योरम फॉर एनालिटिक फंक्शन। अच्छा, ये याद रखना, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें एट मिनिमम टू वेरिएबल्स होते हैं, टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब ये जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी डिस्कस की, इसमें दो वेरिएबल्स थे, x एंड y। ठीक है, सो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है, a partial differential equation involves two or more independent variables। अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में भी बता भी चुका हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो था f ऑफ एक्स वाई, या इस तरह सिंपल कर देते हैं इसको, जो f ऑफ x था यानी y जो था, लेट्स सपोज वो इक्वल है x प्लस 1 के। अब ये जो y है वो y किस पे डिपेंड कर रहा है, वो y x पे डिपेंड कर रहा है, यानी y डिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू चेंज होने से y चेंज होगा, सो y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे। x इंडिपेंडेंट है, x की कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है, x किसी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा।
सो एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो मैंने बात की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इट इन्वॉल्व्स टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अ वेरिएबल दैट स्टैंड्स अलोन एंड इज नॉट चेंज बाय अदर वेरिएबल, ठीक है। जैसे एक्स है, उस वो किसी वेरिएबल की वजह से चेंज नहीं होगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, अ वेरिएबल दैट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो एक्स की वजह से वाई जो है वो बेसिकली एक रिजल्ट देगा। तो ये एक चीज थी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एटलीस्ट टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। अब आते हैं एग्जांपल की तरफ, जो भी हमने बात की, जो थ्योरम किया, कॉची रीमैन थ्योरम फॉर एनालिटिक फंक्शन। क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है एग्जाम में? क्वेश्चन ये, शो दैट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ ऑफ जी क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है। हमने ये शो करना है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर प्लस जेड। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है जेड स्क्वेयर प्लस जेड के इक्वल है। हमने शो ये करना है ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है वो एनालिटिक है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड या नहीं। हमने बेसिकली इसमें शो करना है ये एनालिटिक है, समझ लो एक प्रूफ करना है कि एनालिटिक है। तो मैंने बताया था कि फंक्शन एनालिटिक है यानी उसके लिए हम यूज करते हैं कॉची रीमैन इक्वेशन, एक वे है। तो एक चीज याद रखना, ये लाजमी नहीं है कि जो कॉची रीमैन इक्वेशन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए तो फंक्शन एनालिटिक होगा ही होगा, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन की अपनी भी कुछ कंडीशंस थी। जब मैंने बताया था कि एनालिटिक फंक्शन सिंगल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, और यूनिक पार्शियल उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अब जो कॉची रीमैन इक्वेशन में जो कंडीशंस हैं, अगर वो सेटिस्फाई होती हैं तो ये लाजमी नहीं है कि वो फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। ये एक चीज याद रखनी है। कॉची रीमैन इक्वेशन एक वे है चेक करने के लिए फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। इसके अलावा भी जो एनालिटिक फंक्शन की अपनी कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे कॉची रीमैन इक्वेशंस यूज करनी है और ये बेसिकली प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन गिवन है ये एनालिटिक है। सो एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, जेड स्क्वायर प्लस जेड के इक्वल है, ठीक है। एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, जेड स्क्वायर प्लस जेड के इक्वल। अब हमें पता है कि z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इक्वल होता है x प्लस आयोटा वाई के। आप x प्लस आयोटा वाई के इक्वल भी ले सकते हो, a प्लस आयोटा b के इक्वल भी ले सकते हो, तो आपके वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। तो मैंने पहले ये बात की थी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है उसको आपने कन्वर्ट करना होता है u फंक्शन और v फंक्शन की फॉर्म में। अभी ये जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में गिवन है, तो आपने क्या किया, जब ऐसी कंडीशन आ जाए आपने z की जगह वैल्यू पुट कर देनी है x प्लस आयोटा वाई। सो जेड स्क्वेयर था, जेड क्या था, एक्स प्लस आयोटा वाई, उसका स्क्वेयर हो गया, प्लस जेड इसकी जगह आ गया एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को, ठीक है। तो अब ये एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वेयर है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आ गया प्लस बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आ गया प्लस टू एक्स वाई। सो ये टू एक्स वाई आ गया, आयोटा वाई था, आयोटा स्टार्ट में ले आए, एक्स प्लस आयोटा वाई एज इट इज आ गया, इसको सॉल्व किया। सो ये आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वेयर, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर इक्वल होता है -1 के। सो ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ये जो रियल पार्ट है वो अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। सो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और इसका ये जो रियल पार्ट था एक्स, ये इधर ले आए, प्लस आयोटा 2xy और आयोटा वाई अलग करके लिख ली, ये, ठीक है। सो अब ये जो चीज है, अच्छा यहाँ से आयोटा कॉमन आ गया इसमें, तो ये बन गया 2xy प्लस वाई। अब ये मैंने बताया था ये जो पार्ट है ये रियल पार्ट है, ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स, ये एफ ऑफ जेड यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का रियल पार्ट है। और ये जो पार्ट है 2xy प्लस वाई, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट है। सो जो रियल पार्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, यू एक्स वाई के। तो यू एक्स वाई मेरे पास क्या आ गया, ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स। सिमिलरली वी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ गए, ये 2xy प्लस वाई।
अब मेरे पास u एक्स वाई भी आ गया, v एक्स वाई भी आ गया। अब इक्वेशंस क्या थी एक दफा दिखा देता हूँ, अब नेक्स्ट एग्जांपल में नहीं दिखाऊंगा। ये इक्वेशंस थी ना, del u by del x is equal to del v by del y, del u by del y is equal to minus del v by del x। यानी अभी मुझे del u by del x निकालना पड़ेगा, ये चारों चीजें निकालनी पड़ेंगी, फाइंड करनी है। del u by del x निकालना है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन u विद रिस्पेक्ट टू x। देन del v by del y निकालना है, del u by del y निकालना है, एंड del v by del x निकालना है, और चेक करना है कि ये इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई कर रही या नहीं। तो निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले u एक्स वाई और v एक्स वाई मेरे पास आ चुका है। सबसे पहले मैं निकालता हूँ del u by del x, del u by del x, यानी कि del u की जगह ये आ गया फंक्शन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय del x। इसका मतलब ये है कि इसमें हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सो ये माइनस वाई स्क्वेयर है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो ये जीरो आ गया। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, और वो वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव जीरो आ गया, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या बन गया, 2x प्लस 1। तो ये था del u बाय del x। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं del v बाय del y। सो del v v किसके इक्वल था, 2xy प्लस y के डिवाइड बाय del y। सो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम जो x है उसको हम लेंगे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, x वेरिएबल को। सो ये 2x कांस्टेंट हो गया और y का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1। सो ये बन गया 2x, क्योंकि 2x कांस्टेंट है ना। सो कांस्टेंट मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं वेरिएबल, वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया जाता है, कांस्टेंट को बाहर कर दिया जाता है। सो ये 2x बन गया, और y जो है, y कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सॉरी y कांस्टेंट नहीं ट्रीट कर रहे। सो y जो है, y का डेरिवेटिव क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1। सो क्या डेरिवेटिव बना, 2x प्लस 1। सो पहली कंडीशन जो थी वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, del u बाय del x इक्वल आ रहा है del v बाय del y के, क्योंकि del v बाय del y किसके इक्वल आया, 2x प्लस 1 के, और ये del u बाय del x किसके इक्वल आया था, ये भी 2x प्लस 1। तो ये दोनों इक्वेशंस इक्वल है, दोनों जो है पार्शियल डेरिवेटिव्स। सो इक्वेशन 1 जो है वो सेटिस्फाई होगी, del u बाय del x इक्वल आ रहा है del v बाय del y। सो इक्वेशन 1 क्या होगी, सेटिस्फाइड। अब इक्वेशन 2 चेक करते हैं। इक्वेशन 2 क्या थी, del u बाय del y। अब del u बाय del y फाइंड करना है। सो u की जगह आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स डिवाइड बाय del y। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम x को लेंगे कांस्टेंट। सो एक्स स्क्वेयर कांस्टेंट है, बेसिकली डेरिवेटिव जीरो। ये x भी कांस्टेंट है, इसका भी डेरिवेटिव जीरो, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस वाई स्क्वेयर का माइनस 2y। सो इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस 2y। सिमिलरली अब निकालना है del v बाय del x। सो del v की जगह आ गया 2xy प्लस वाई। सो del v बाय del x क्या होगा कि इसका डेरिवेटिव जो फंक्शन v था विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इसमें हम y को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सो इसमें इस पार्ट में 2y कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो क्या बन गया, 2y, और ये y जो है वो कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो क्या बच गया, 2y। सो इक्वेशन 2 जो थी वो क्या थी, del u बाय del y इक्वल होना चाहिए माइनस del v बाय del x के, या फिर इस तरह भी हो सकता है del v बाय del x इक्वल हो माइनस del u बाय del y के। माइनस का साइन कहीं भी आ सकता है, कोई मसला नहीं। तो ऐसे ही है, यानी कि एक जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे ये माइनस 2y के इक्वल आया और ये 2y के इक्वल आया, तो इसका मतलब इक्वेशन 2 भी मेरी क्या होगी, हमारी सेटिस्फाई होगी। So equation 1 and equation 2 जो है is satisfied। ठीक है, माइनस 2y यहाँ आता तो यहाँ पे प्लस 2y आ जाता, कोई मसला नहीं, दोनों एक्सेप्टेबल है। सो कंडीशन 1 क्या थी कि आर होल पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट, बिल्कुल ऐसा ही है, सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। जैसे कि del u बाय del y किसके इक्वल आया, माइनस 2y के, del v बाय del x किसके इक्वल आया, 2y के। सिमिलरली वो 2x प्लस 1 के, यानी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और कॉन्टिन्यूस भी है। ठीक है, सो कंडीशन 1 क्या थी, ऑल फोर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड ऑल आर कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही है, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, इक्वेशंस तो सेटिस्फाइड है तो कंडीशंस भी सेटिस्फाइड।
कि यू एक्स किसके इक्वल था, डेल यू बाय डेल एक्स के, यू वाई किसके इक्वल था, डेल यू बाय डेल वाई के, वी एक्स किसके इक्वल था, डेल वी बाय डेल एक्स के, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो ये सारे डेरिवेटिव्स क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि ये सोल्यूशन है, -2y 2x प्लस 1, ये डेरिवेटिव्स क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। और सेकंड क्या था कि यू एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, वी बाय के, ऐसे ही है यू एक्स हमारा 2x प्लस 1 के इक्वल आया था, और वी बाय क्या था, वो भी 2x प्लस 1 था, दोनों इक्वल है। और ये था यू वाई किसके इक्वल होना चाहिए, -2x के। सो यू वाई मेरा -2y के इक्वल था, माइनस साइन ये इसका एज इट इज आ गया, और वी एक्स इसके इक्वल आया था 2y के। सो -2y इज इक्वल टू -2y, कंडीशन 2 भी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड। सो इसका मतलब एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन। यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, तो हमने ये प्रूव कर ली। तो ये होता है जी कॉची रीमैन इक्वेशंस का पर्पस, जो कॉची रीमैन थ्योरम था एनालिटिक फंक्शन का, टू चेक वेदर फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, ये हमने चेक कर लिया। एक और एग्जांपल करते हैं, शो दैट कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट। अब हमने ये शो करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ठीक है। तो वही चीजें, अब इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ेगी वो z की जगह वैल्यू पुट करने की, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये जो है वो फंक्शन u एंड फंक्शन v जो है वो उसकी फॉर्म में लिखा हुआ है। अब जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो फंक्शन है वो क्वेश्चन में ये गिवन है, तो उसमें देखो ये जो पार्ट है ये कौन सा है, रियल पार्ट है उसका, और ये जो है इमेजिनरी पार्ट ऑलरेडी गिवन है। सो ये क्या है, यू एक्स वाई, और ये क्या है, वी एक्स वाई, हमें वो करने की जरूरत नहीं है। सो एज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज ऑलरेडी गिवन, देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ जेड, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। सो यू ऑफ एक्स वाई क्या गिवन है, 2x² प्लस वाई, एंड वी ऑफ एक्स वाई क्या गिवन है, y² माइनस एक्स, निकाल लो। वही इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या था, डेल यू बाय डेल एक्स, यू की जगह क्या आ जाएगा, 2x² प्लस वाई, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या होगा, ये y वाला तो पार्ट जीरो हो गया, ये कांस्टेंट है, 2x² का क्या होगा, इसका 2x, x² का 2x होगा, सो 2 मल्टीप्लाई होके 4, और ये 4x आ गया। डेल v बाय डेल y, सो v की जगह y² माइनस x आ गया, ये माइनस है, तो यहाँ पे x को हम ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, तो ये जीरो हो गया ये वाला पार्ट, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y, सो 2y, और ये 4x। ये देखो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, डेल u बाय डेल x इज नॉट इक्वल टू डेल v बाय डेल y, पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। हालांकि अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप, इसका मतलब हमें पता चल गया फंक्शन एनालिटिक नहीं है। खैर हो सकता है कोई पहले दूसरी इक्वेशन से स्टार्ट करे, वो सेटिस्फाई हो जाए, तो दूसरी के बाद पहली मतलब जो इक्वेशन मैंने यूज की उसके उसको चेक करने से पहले ये वाली इक्वेशन यूज करे, जैसे ये सेटिस्फाई कर रही है, और फिर उस पे आए नॉट सेटिस्फाई, इसलिए दूसरी इक्वेशन भी देख लेते हैं। वो ये थी डेल वी बाय डेल एक्स, वी की जगह आ गया y² माइनस एक्स, सो y तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1, और ये -7 आएगा, सो -1। सिमिलरली डेल u बाय डेल y, u की जगह ये आ गया 2x² प्लस वाई, अब हमने विद रिस्पेक्ट टू y इसको इसका पार्शियल जो है डेरिवेटिव लेना है, सो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, और y का डेरिवेटिव 1। सो क्या था, डेल u बाय डेल y किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस डेल v बाय डेल x के, डेल u बाय डेल y किसके इक्वल है, 1 के, और ये किसके इक्वल आया, माइनस डेल v बाय, ये -1 के, यानी दूसरी इक्वेशन में साइंस ऑपोजिट होने चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम हो, साइंस ऑपोजिट हो, तो ये माइनस इधर आए या इधर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन 2 सेटिस्फाई होगी, लेकिन इक्वेशन 1 सेटिस्फाई नहीं, तो इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं है, दोनों इक्वेशंस का सेटिस्फाई होना लाजमी था, ठीक है। तो as equation 1 is not satisfied, so given complex variable function is not an analytic function, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको छोड़ देना। अब दूसरी आप
को जब आपने इक्वेशन 1 जब सेटिस्फाई ना हुई तो ये भी बेसिक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर कोई स्टार्ट ही यहाँ से लेता है इस इक्वेशन से तो उसकी वो सेटिस्फाई हो जाती तो वो फिर सेकंड इक्वेशन की तरफ आता। तो ये दोनों इक्वेशन आपने करनी है, देखनी है। तो इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड नहीं है, सो जो गिवन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है वो एक एनालिटिक फंक्शन नहीं है। यही क्वेश्चन में था कि प्रूव करना है कि ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है वो जो है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं लास्ट। शो दैट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। इसमें बताना है कि एनालिटिक फंक्शन है या नहीं। सारा सॉल्व नहीं करके मैं दिखा रहा इसमें, जस्ट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट थी वो बतानी थी, इसलिए ऐड की एग्जांपल। अब एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, 1/z के इक्वल है। अब सबसे पहले क्या करना होता है, हमने फंक्शन u और फंक्शन v की फॉर्म में लाना होता है इससे। सो z की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे। z किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y। सो 1/z क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y, 1/x प्लस आयोटा y। अब हमारा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स जो आयोटा जो है इमेजिनरी जो नंबर है ये आयोटा, ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही होती है कि इसको डिनोमिनेटर से खत्म करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये साइन चेंज कर देंगे हम, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, सो इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। सो 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ताकि ये आयोटा जो है डिनोमिनेटर से खत्म हो। सो ये क्या ऊपर आ जाएगा, x माइनस आयोटा वाई बच जाएगा, और ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो a क्या था, x का स्क्वेयर, और b क्या था आयोटा y, तो इसका स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर y स्क्वेयर। सो आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और ये एज इट इज आ गया। अब देखो हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर से खत्म हो गया। अब हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं ना। एक मेरे पास बन गया x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, माइनस, ये माइनस आ गया इधर, और दूसरा क्या बन गया, ये वाला पार्ट, आयोटा y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसको इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये पार्ट क्या है, रियल पार्ट एफ ऑफ जेड का, और ये वाला पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट एफ ऑफ जेड का। सो ये किसके इक्वल आएगा, u एक्स वाई के, और ये किसके इक्वल आ गया, v एक्स वाई। अब इसको आपने सॉल्व करना है और चेक करना है कि ये एनालिटिक है या नहीं। अच्छा, इसमें जो रूल लगेगा, जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो इसमें क्वोशिएंट रूल लगाओगे, या और कोई भी अल्टरनेट मेथड आप यूज कर सकते हो। डेरिवेटिव आपको लेना आता है, तो ये अब आपने सॉल्व करना है। इसमें क्वोशिएंट रूल लगा के इसको चेक करना है एंड पे कि दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, तो इसमें बताने का मकसद ये था कि जब आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हमारी यही कोशिश होती है इसको डिनोमिनेटर से खत्म करने की। डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमने उसको मल्टीप्लाई भी किया उसके कॉन्जुगेट से, और डिवाइड भी किया, और डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म किया। उसके बाद u और v फंक्शन की फॉर्म में अपने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को लिखा, और ये u फंक्शन है और ये v फंक्शन। अब इसको आपने डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव, जो इक्वेशंस हैं वो चेक करनी है सेटिस्फाई कर रही है नहीं, और जो रूल लगेगा क्वोशिएंट रूल लगेगा, या इसके अलावा आप देख लो जिस तरह भी आप इसको सॉल्व करना चाहो, रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपने बताना है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आ गई हो। थैंक यू।